हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स थे, दैट मीन्स कि हमारी फर्स्ट एग्ज़ाम के जो चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज से हम हमारा जो 5th चैप्टर है जो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, उसमें से 5th चैप्टर जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्क्वीनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो measures of central tendency and dispersions give the important information about the population under study। अब यहाँ पे हमने लास्ट जो सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर देखा था, उसमें पता चलता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो किस तरह से उसकी एवरेज वैल्यूज से या उसकी जो इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड होती है। दिस मेजर्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूज अज्यूम बाय यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि अगर हमें कुछ स्टडी करना है तो हम कुछ अज्यूम्स करते हैं, तो वो अज्यूम की वैल्यू हमें बताती है। Moreover, a comparison of two or more population analysis to obtain other information is possible using these measures. We have studied the nature of population observations by these measures। मतलब कि यहाँ पे हमें पता भी चलता है कि अगर हमें 2 से ज़्यादा अगर पॉपुलेशंस हैं तो अगर हम उनका इजीली हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं और एज वेल एज उसको हम स्टडीज़ भी कर सकते हैं। The measure of central tendency and dispersions give us a partial information of the central tendency and dispersions of observations around the central tendency measures of raw data। अब यहाँ पे central tendency and dispersions जो है वो हमें partial information देता है कि हमें हमारे पास जो observation है वो population से कितना दूर है या कितनी हमारे पास information है वो, but we cannot get it's the complete information। खाली हम जो average है quarterly deviation से उसके ऊपर से हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर से नहीं मिलती है। वी विल to get information about this the population is represented by the frequency curve। कि अगर हमें complete and correct information चाहिए तो उसके लिए हम frequency curve जो होता है कि जो हम डायग्राम जो है वो यूज़ करते हैं और उसके ऊपर से हम स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है। वी विल स्टडी द थर्ड इम्पोर्टेंट मेजर कॉल्ड स्क्वीनेस ऑफ ऑब्टेनिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द। लास्ट हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस देखे। अब हम यहाँ पे मेजर ऑफ स्क्वीनेस की, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारी जो इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अगर हो जाती है या कहीं पे लैकिंग आ जाती है तो वो किस तरह से लैकिंग आती है और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें क्यों नहीं मिल पाती, वो हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। लेट्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर द मीनिंग ऑफ स्क्वीनेस। कि अगर हमें स्क्वीनेस के बारे में जानना है तो उससे पहले हम सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज विच द ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बोथ साइड ऑफ द मोड इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि सपोज अगर हमें फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है तो उसके लिए हमें पहले मोड की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ती है, और जो कर्व है वो उसका जो मोड की वैल्यू में जो पॉपुलेशन जो है वो दोनों साइड कर्व के दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। दैट मीन्स कि जो मोड की वैल्यू उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम वैल्यूज और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भी सेम वैल्यूज हो, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड टू बी अ बेल शेप। जनरली इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो बेल शेप में होता है, एंड उसे हम फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि स्टडी जो हमने कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी कर्व का सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करके हम यहाँ पे मोड जो है वो, आपको पता है कि लास्ट चैप्टर में हमने मोड किस तरह से फाइंड किया जाता है वो हमने सीखा था। और सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें किसके ऊपर से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब अगर हमारे पास मोड की वैल्यूज़ जो है वो हो। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स हमें यहाँ पे दिए गए 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 एंड 1400। उनके नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए 1369631। To ascertain the above frequency distribution is symmetric or not, now we will draw a frequency curve and find a measure of central tendency। अब ये फ्रीक्वेंसी कर्व सिमेट्रिक है कि नहीं है उसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं।
यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक कर्व दिखाई दे रहा होगा, एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ पे हमने एक्स अक्ष पे वर्कर्स की वेजेस जो वो हमने ली हैं और वाई अक्ष पे हमने यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है वो लिए हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इस तरह से बेल शेप में ड्रॉ किया है कि जहाँ पे मोड की वैल्यू आपको पता है हम किस तरह से फाइंड करते हैं, मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आपको एक्स आई और एफ आई दी गई, तो जहाँ पे एफ आई जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाली जो एक्स आई है वो हमारे लिए मोड है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 9 और 9 के सामने एक्स आई दैट मीन्स 800, तो यहाँ पे हमारे 800 जो है वो हमारे लिए क्या हुआ, मोड हुआ। और इसके दोनों साइड जो है वो इक्वली अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 600 और 800 के बीच में 200 जितना डिफरेंस है और 800 और 1000 के बीच में भी 200 का डिफरेंस है, तो दैट इज़ द आवर मोड। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेल शेप में है, उसकी लेफ्ट साइड एंड उसकी राइट साइड दोनों की साइड जो है वो इक्वली अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो किया, अब 800 जो है वो जैसा कि हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू है और इक्वल ऑन द बोथ साइड हैव अ सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स कि मोड जो है वो दोनों साइड सेम डिस्ट्रीब्यूशन का है। Now we will compute a mean, median, mode and quartiles for the frequency distribution and use them to understand symmetric distribution। ये हमने सिंपल वे में मोड फाइंड करके हमने देखा कि सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है। अब हम क्या करते हैं, मीन, मीडियन, मोड और क्वार्टरलीस फाइंड करते हो। सबसे पहले आपको मीन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एक्स आई और एफ आई। तो आप देख सकते हो सबसे पहले एक्स आई फिर एफ आई दी और हमने यहाँ पे एफ एक्स दैट मीन्स एफ आई और एक्स आई फाइंड किए। तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई हमारी यही है 200, 1200, 3600, 7200, 6000, 1200 इंटू 3, 3600 एंड 1400। अब आप यहाँ पे एफ आई एक्स आई का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 23,200। अब सी एफ फाइंड करें तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 4 + 6 10, 19, 25, 28 एंड 29। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मीन फाइंड करते हैं और मीन फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। दैट मीन्स कि यहाँ पे 23,200 अपॉन 29 करेंगे तो हमारा मीन कितना आएगा 800। सेम इट इज़ अब हम यहाँ पे मीडियन फाइंड करते हैं, तो मीडियन आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन 2। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ द 29 + 1 अपॉन 2, तो ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स 30 अपॉन 2। 15th ऑब्जर्वेशन अगर आप सी एफ में देखने जाओगे तो हमारा मीडियन जो है वो आएगा 800। वो सी एफ जो है वो 19 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो 800 है। दैट मीन्स कि हमारी मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू क्या है, सेम है। मोड जैसा कि आपको पता है कि हमने हाईएस्ट वैल्यू जो है वो फाइंड की है, इसके ऊपर से हमने मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है 800। अब हम क्वार्टरलीस जो है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वार्टरली दैट मीन्स Q1 फाइंड करते हैं। तो Q1 फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 4। दैट मीन्स 29 + 1 अपॉन 4 करेंगे तो 7.5। अब आप अगर सी एफ में 7.5 देखोगे दैट मीन्स कि हमारी वैल्यू जो है वो आएगी 600। दैट मीन्स Q1 हमारा आएगा 600। सेम इट इज Q3 जो है, अगर हम Q3 फाइंड करते तो वैल्यू ऑफ द 30 इन ब्रैकेट n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स के 3 × 7.5 ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स 22.5 ऑब्जर्वेशन अगर हम देखने जाए तो फ्रीक्वेंसी में, तो एक्स आई सी एफ में अगर हम 22.5 देखेंगे दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे जो Q3 है वो हमारा आएगी 1000 रुपीज़। तो इस तरह से यहाँ पे देखा। नाउ आप क्लियर हो ही गया आपको, ऊपर हमने जितनी भी वैल्यूज फाइंड की उसके ऊपर से कि एक्स बार इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम। दैट मीन्स कि मीन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यूज यहाँ पे क्या है, सेम है। नाउ Q1 - m इज इक्वल टू Q3 m - Q3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि Q1 की वैल्यू में से अगर हम Q3 - m अगर हम करते हैं और हमारे जो m की वैल्यू में से अगर हम Q1 माइनस करते हैं तो दोनों की वैल्यूज़ क्या है वो सेम आएंगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेम आएगा। द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंडेड टू द बेल शेप। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, बेल शेप। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर जनरली इन अ सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको दिए गए हैं। वेयर मीन, मीडियन एंड मोड आर सेम वैल्यू। दैट मीन्स कि Q1
x bar is equal to m is equal to mo. फर्स्ट क्वार्टरली एंड थर्ड क्वार्टरली एट द इक्वल डिस्टेंस ऑफ मीडियन. यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टरली एंड थर्ड क्वार्टरली जो है दैट मीन्स Q1 एंड Q3 के वैल्यू जो है वो मीडियन से इक्वल डिस्टेंस में होते हैं. दैट मीन्स कि मीडियन से उनका जो डिस्टेंस है वो सिमिलर होता है. And third characteristics is the frequency curve of the frequency distribution is bounded to the bell shape. कि जैसा कि अभी हमने देखा है कि जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो किस तरह का है, बेल शेप का है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इक्वल डिस्टेंस ऑफ द बोथ साइड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट मीन्स कि यहाँ पे सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों साइड इक्वली जो बेल शेप में डिस्ट्रीब्यूट होती है. इफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स आर एब्सेंट इन एनी गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देन इट इज सेड टू बी अ फ्रीक्वेंसी इज नॉट सिमेट्रिक. मतलब कि यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ देखी वो अगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं कोई भी फ्रीक्वेंसी में तो वो सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड द स्क्विड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्वीनेस. कि यहाँ पे अगर इस तरह से बेल शेप अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती है, मतलब कि दोनों साइड इक्वल अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्विड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और इस तरह की सिमेट्री मतलब कि इस तरह से कहीं पे भी जो लैकिंग आती है या इस तरह से अगर अलग अलग चेंजेस अगर जो आते हैं कि अगर सेम नहीं आती है वैल्यूज़ तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, स्क्वीनेस. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स द स्क्वीनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कि यहाँ पे हमारे जो फ्रीक्वेंसी उसमें कहीं ना कहीं कोई भी चेंजेस है वो हमें यहाँ पे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि जो वैल्यू है मीन मीडियन और मोड की सेम ना हो, फर्स्ट क्वार्टरली एंड थर्ड क्वार्टरली जो है वो मीन से इक्वल ना हो, अगर जो है राइट और लेफ्ट टेल ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व इज नॉट अलोंग दैट. मतलब कि यहाँ पे जो बेल शेप जो है वो नहीं बनता हो फ्रीक्वेंसी का, या लेफ्ट साइड ज़्यादा हो या राइट साइड ज़्यादा हो, तब भी हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. द फ्रीक्वेंसी of the observation equal distance on both sides is not equally distributed. The above condition are called test of skewness as they check whether the frequency distribution is skewed or not. Now यहाँ पे इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जो लास्ट के मोड से इक्वल डिस्टेंस पे अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो इंफॉर्मेशन जो फ्रीक्वेंसी हो वो दैट इज़ कॉल्ड अ सिमेट्रिक. यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्यूनेस आ जाती है और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि टेस्ट करते हैं कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सही है कि नहीं है. तो इस तरह से हम सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो स्टडी कर सकते हैं. आज के इस वीडियो में हमने सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं उसके बारे में देखा. आपको आपकी नोटबुक में सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्यूनेस की जो डेफिनेशन है वो लिखनी है और एज वेल एज जो सिचुएशंस यहाँ पे आपको दी गई है 4 सिचुएशंस जो हैं वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है. नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्यूनेस के टाइप्स जो हैं वो देखेंगे. थैंक यू.